अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में अब दोबारा स्टार्ट करते हैं। और जिस तरह कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने टू डूज़ ऐप का बैकएंड स्टार्ट करना है इस वीडियो से, तो अभी मैं वो स्टार्ट करता हूँ। तो प्रीवियस वीडियो और इस वीडियो में आलमोस्ट कोई मोर देन अ ईयर का गैप हो गया है ड्यू टू वेरियस रीजंस के मैं वीडियोस नहीं बना सका। और सबसे पहले मैं अब दिखा देता हूँ कि प्रीवियस हमारी प्रोग्रेस क्या थी। और इसके लिए मेरी स्क्रीन होपफुली विजिबल है। और मैं ये कुछ सेव्स करके, और अभी आई थिंक मेरा AVS कोड आपके सामने ओपन है। एक दफ़ा मैं UI यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ विद द कमांड npm run dev। जो हमारा टू डूज़ ऐप का बैकएंड चल रहा था, वो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि उसमें क्या प्रोग्रेस थी। फ्रंट एंड पे सब कुछ अभी हुआ था। Next.js के अंदर हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और इसमें अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली इस वीडियो पे आने से पहले ये पूरी प्लेलिस्ट है, पहले स्टार्ट से आप काइंडली कवर कर लें, जिसमें Next.js के थ्रू मैं सारी ऐप को कवर कर रहा हूँ। और इसमें वेरियस टूल्स मटेरियल UI वर्जन 4 को एज अ फ्रंट एंड यूज़ किया गया है। और Next.js है। इसके अलावा अभी हम बैकएंड पे मूव होंगे। MySQL डाटाबेस होगी। Typeorm हम यूज़ करेंगे एज एन ORM। और इसके अलावा बैकएंड पे जो Nestjs यूज़ करेंगे हम, Nestjs वर्जन 7 और मे बी वर्जन 8। तो वो हम स्टार्ट करते हैं। अभी ये कंपाइलेशन हो रही है फ्रंट एंड। मैं आपको दिखा देता हूँ जो जितनी प्रोग्रेस हो चुकी थी, और उसके हम बाद हम बैकएंड पे मूव करते हैं। जितनी देर में ये लोड हो रहा है उतनी देर में हम Nestjs को देख लेते हैं। Nestjs स्टार्ट गूगल करें तो क्या इसमें आ रहा है डॉक्यूमेंटेशन में। ये कुछ रजिस्ट्रीज वगैरह बन रही हैं। Next.js का वर्जन मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, वर्जन 12 यूज़ हो रहा है नेक्स्ट का। फर्स्ट स्टेप्स लैंग्वेज प्रीरेक्विजिट स्टेप्स इंस्टॉल CLI। सबसे पहले अब मैं अगर यहाँ पे मैं गिट बैश को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं नेस्ट नोड का मेरे पास वर्जन कौन सा चल रहा है, आई थिंक इट वुड बी वर्जन 12। और नेस्ट क्या CLI है इंस्टॉल्ड, आई एम नॉट श्योर इट ये इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। हाँ, नेस्ट जिसका वर्जन इंस्टॉल्ड है, CLI इंस्टॉल्ड है। तो ये नेस्ट CLI तो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक आई शुड गो विद दिस वन, नेस्ट न्यू टू डूज बैकएंड। Okay, we'll compare app in a few seconds. Package manager, I will go with npm. साथ में हम देख लेते हैं कि इधर हाँ, ये इसमें थोड़ा कुछ मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा है। ये सर्च लास्ट वीडियो में जहाँ तक मुझे याद है सर्च यहाँ पे था, और अभी यहाँ पे क्यों मूव हो चुका है। और इसके अलावा यहाँ पे ये दो, ओके, जब कोई रिएक्शन क्लिक होता है तो तब ये इधर मूव हो गया है। और स्टार्ट में ये इधर लेफ्ट साइड पे क्यों था, और यहाँ पे ये दो चेक बॉक्सेस क्यों आ रहे हैं। अच्छा, वर्किंग सबसे पहले मैं देख लेता हूँ ABCD। अच्छा, ये तो सही तरीके से काम कर रहे हैं मेरे टू डूज़। जब मैं इस टेक्स्ट फील्ड में करता हूँ तो वो सही तरीके से एंटर तो हो रहे हैं, डाटा टेबल के अंदर पॉपुलेट भी हो रहा है, सर्चिंग भी काम कर रही है। अच्छा, इसके अलावा ए को मैं अगर अपडेट करता हूँ, AA कर देता हूँ, यहाँ पे भी मुझे एंटर के क्लिक पे करना चाहिए, वो भी मैंने नहीं किया। और AA अपडेट भी सही हो रहा है। अब मैं इस AA को डिलीट करता हूँ, डिलीट भी सही हो रहा है। और सारे डिलीट करता हूँ तो सारे भी डिलीट हो रहे हैं। वर्किंग तो मेरी बिल्कुल ठीक हो रही है। AA के बटन क्लिक पे बिल्कुल मेरा सही काम कर रहा है।
तो ये दो ऑकवर्ड थोड़े से यूआई के इश्यूज मुझे फील हुए हैं, तो इनको मैं देख लूँगा, क्योंकि अभी मैं इनको नहीं छेड़ता, क्योंकि मेरा फ्यूचर में प्लान है कि ये जो एडिट और डिलीट की फंक्शनैलिटी है ना, इनको मैं एक्शंस मटेरियल टेबल, क्योंकि हम ये यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे मटेरियल टेबल एक्शंस, इसमें एक्शंस होते हैं, उसके थ्रू इनको इम्प्लीमेंट किया जाए। अभी मैंने ये, क्योंकि ये एडिट और डिलीट ये रो की फंक्शनैलिटीज़ हैं, तो दे शुड कम इन फ्रंट ऑफ ईच रो, कि मैं अगर इस वाली टू डू को डिलीट या एडिट करना चाहता हूँ तो ये यहाँ पे एक्शंस का एक कॉलम होना चाहिए, यहाँ पे इसको आना चाहिए। तो मटेरियल टेबल में एक्शंस की फंक्शनैलिटी होती है ये, तो मुझे इसके थ्रू इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो आई हैव दिस इन माइंड इन द फ्यूचर। तो अभी मैंने इसको इम्प्लीमेंट करूँगा, लेकिन अभी मैं बैकएंड पे मूव होना चाह रहा हूँ, और उसके बाद आई विल गो थ्रू दिस, कि इसको मैं यहाँ पे मूव करूँगा, एंड होपफुली आई विल सी, एंड आई ऑल्सो हैव इन माइंड टू अपडेट फ्रॉम मटेरियल यूआई वर्जन 4 टू वर्जन 5, तो आई विल see these issues at that time. So I think I should move to the backend implementation now. उसके लिए यहाँ पे ये अभी इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस चल रही है अभी तक। अच्छा जी, अच्छा ये इंस्टॉलेशन नेस्ट की कंप्लीट हो चुकी है। एक न्यू यहाँ पे अभी मैं देख लेता हूँ, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी और क्लियर। इसके अलावा एलएस अगर यहाँ पे किया जाए तो ये टू डूज बैकएंड वाला फोल्डर बन चुका है। आई विल मूव इनटू दिस फोल्डर एंड नाउ here I will see code dot VS Code में इसको ओपन कर लेते हैं। नोड मॉड्यूल्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो सबसे पहले अभी मैं व्हाट आई वुड लाइक इज़ इसको, इस गिट बैश को आई थिंक बंद हो जाना चाहिए, और इसके अलावा अब यहाँ पे सबसे पहले व्हाट आई वुड लाइक इज़ कि इसको इसमें गिट के थ्रू इन तमाम को मैं कमिट कर दूँ। तो व्हाट आई वुड डू इज़ गिट इग्नोर में नोड मॉड्यूल्स तो होगा सही ऑब्वियसली, तो चेंजेस एंड आई विल से फर्स्ट कमिट। तो इसका भी एक मैं अपने गिटहब रैपो पे एक पब्लिक रैपो बना दूंगा, जिसके अंदर मैं ये टू डूज़ के बैकएंड को भी ऐड कर दूंगा, और देन आई विल make sure to add the link of that repo in the description section of this YouTube video. तो ये ऐड हो चुका है, एंड लेट मी हैव अ लुक एट पैकेज डॉट जेसन। अच्छा, नेक्स्ट.js का वर्जन 8 यूज़ किया है बाय डिफ़ॉल्ट। आई थिंक ये लेटेस्ट वर्जन चल रहा है इसका, वर्जन 8, आई एम नॉट श्योर, मे बी इससे भी कोई लेटेस्ट वर्जन हो। तो और इसके अलावा अगर मैं अभी npm run start, अच्छा इसमें अब मुझे बैकएंड पे स्वैगर भी साथ ऐड करना है। स्वैगर के थ्रू हम डॉक्यूमेंटेशन भी इसकी कर सकते हैं, और इसके अलावा एपीआईज को टेस्ट भी कर सकते हैं। तो एपीआईज को हम टेस्ट कर सकते हैं, हम पोस्टमैन के थ्रू भी एपीआईज को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन स्वैगर का होता है कि स्वैगर के थ्रू हम एपीआईज को टेस्ट कर लें ऑन द ब्राउज़र। तो आई विल गो विद द ऑप्शन ऑफ स्वैगर। तो व्हाट आई विल डू फॉर दैट, इसके अलावा टाइपोआरएम को भी मैंने यूज़ करना है। तो first I will search for the swagger option in the Nestjs documentation. स्वैगर को भाई ऐड किस तरीके से करते हैं पहले वो तो बता दो। ओपन एपीआई,
अच्छा, ओपन एपीआई के थ्रू हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड पे भी ओपन एपीआई को इंस्टॉल करना होता है और उसके बाद npm install swag saves nestjs swagger और then I will also make sure। और इसके अलावा swagger इंस्टॉल्ड हो चुका है और इसके अलावा अब दूसरे nestjs typeorm, इस वाले के अंदर मैं typeorm को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ साथ और फिर दोनों का इकट्ठा टेस्ट कर लेंगे typeorm इंटीग्रेशन। अच्छा, टाइपोरम के साथ बाय डिफ़ॉल्ट माई सीक्वल को कर रहा है तो अभी हम माई सीक्वल को ही लेके चलेंगे, बट हम कोई और डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हैं लाइक नो एसक्यूएल ऑप्शन, मोंगो डीबी भी हो सकता है या इसके अलावा पोस्टग्रेस भी हो सकती है। तो फॉर नाउ आई विल गो फॉर माई सीक्वल और उसके बाद फर्दर पोस्टग्रेस के साथ भी एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे इन द एंड ऑफ द सीरीज़। तो अभी मेरे विंडोज़ वाले जब मैं विंडोज़ पे कर रहा हूँ, मेरे विंडोज़ पे माई सीक्वल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो मैं आपको जितनी देर में ये टाइप हो रहा है माई सीक्वल इंस्टॉल होते हैं, मैं आप लोगों को डी बी ईवर दिखा देता हूँ। डी बी ईवर बेसिकली क्या है, डेटाबेस विजुअलाइजेशन टूल्स होते हैं मुख्तलिफ डेटा। माई सीक्वल के लिए माई सीक्वल वर्कबेंच भी यूज़ किया जा सकता है, टेबल प्लस होता है, इसके अलावा डी बी ईवर अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। और भी मुख्तलिफ विजुअलाइजेशन टूल्स होते हैं, यू आर फ्री टू यूज़ वट एवर यू वांट टू यूज़ और ऑन विच एवर टूल यू आर कंफर्टेबल विद। तो अभी मैं यहाँ पे ये एक टूडूज का फॉर एग्जांपल ये माई सीक्वल ये वाला डेटाबेस है, मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ माई सीक्वल, मेरी इस विंडोज़ वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है। मैं इसको एक दफ़ा टेस्ट कर लूँ, एडिट कनेक्शन, और ये मेरा इसका पासवर्ड है और लोकल होस्ट टेस्ट कनेक्शन, और ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। मेरा माइस्क्ल वर्जन 8 मेरे पास सक्सेसफुली विंडोज़ के अंदर चल रहा है और कनेक्शन भी सक्सेसफुल हो रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं इस वाली डीबी को एक दफ़ा डिलीट कर दूँ और जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो देन इस वाली यहाँ पे एक नई डीबी टू डूज़ के नाम से बना के मैं उसके अंदर टू डूज़ का एक टेबल क्रिएट होगा, उस टेबल के अंदर एक आईडी और टाइटल होगा, उसका स्ट्रक्चर, दैट्स इट। एक टू डू के अंदर आईडी होगी और टाइटल होगा, दैट्स इट। तो अच्छा, ये इंस्टॉल्ड हो चुका है, टाइपओआरएम और माईसीक्वल 2 भी दोनों भी इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। पैकेज डॉट जेसन अपडेट हो चुका है, इसके अंदर स्वैगर आ गया, टाइपओआरएम आ गया है और टाइपओआरएम का वर्जन 0.3.11 माईसीक्वल 2 ड्राइवर भी इंस्टॉल्ड हो चुका है। तो व्हाट आई नीड टू डू नाउ, अच्छा, अगर टाइपओआरएम की फर्दर डॉक्यूमेंटेशन देखी जाए, अच्छा मुझे आई थिंक अब बैठ जाना चाहिए खड़े होके काम। टाइपओआरएम के लिए वो क्या कह रहे हैं कि ऐप मॉड्यूल के अंदर ही हम ये कर सकते हैं इंपोर्ट्स अरे के अंदर। तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और टू डूज बैकेंड ये मेरा यहाँ पे चल रहा है, ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस, यहाँ पे इंपोर्ट्स अरे के अंदर आई विल कॉपी दिस वन। अ टाइप माई सीक्वल है, लोकल होस्ट, पोर्ट, यूज़र नेम, रूट, पासवर्ड जो मेरे केस में है वो है एडमिन और डेटाबेस है टू डूज, और इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लें फ्रॉम नेस्टजेस टाइपओआरएम। अच्छा, ये डीबी का होना ज़रूरी है, तो आई विल क्रिएट दिस डीबी जो मैंने पहले डिलीट कर दिया, अभी मैं दोबारा से क्रिएट कर रहा हूँ। डीबी ये क्रिएट कर दिया मैंने और यू कैन सी इन दिस डीबी देयर आर नो टेबल्स राइट नाउ। तो इट इज़ अ फ्रेश डीबी। ये मैंने अब टाइपओआरएम के रिलेटेड तो आई थिंक और कुछ नहीं चाहिए, एक ये कुछ और
डेट भी तरीक़ेकार हैं, लेकिन आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑन दोज वेज राइट नाउ। लाइक सिंक्रोनाइज शूडेंट बी यूज इन प्रोडक्शन के अंदर सिंक्रोनाइज ट्रू को यूज़ नहीं करना चाहिए, बट अभी मैं इस डेवलपमेंट मोड में ही हूँ, तो अभी इसको यूज़ करने में कोई हर्ज नहीं है। इन द फ्यूचर आई हैव प्लान्स कि मैं इस टू डूज़ के अंदर लॉगिन भी इम्प्लीमेंटेशन करूं, और भी इसको एक माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को अप्लाई करते हुए मैं लॉगिन की इम्प्लीमेंटेशन भी करूं विद की क्लॉक में भी, और इसके अलावा फिर इसको वर्सल पे मैं या वर्सल या नेटलीफाई पे मैं इसको एक दफ़ा अपलोड भी करूँगा। टू डूज़ ऐप इतना कोई इतना एक छोटा सा प्रोजेक्ट होता है, इसको इतना ज़्यादा खींचना तो नहीं चाहिए, बट द मेन पर्पस जो मेरा इस सारी सीरीज़ का है वो एक प्रोफेशनल लेवल टू डूज़ ऐप बनाना नहीं है, बल्कि टू टच ऑल द बेसिक्स जो कि एक इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन के अंदर होती हैं, लाइक कि लॉग इन विद की क्लॉक या इसके अलावा जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ होती हैं। सो ऐप मॉड्यूल के अंदर वो फर्दर क्या कह रहे हैं, वंस दिस इज़ डन data object will be inject across the entire project, needing to import any modules for example। अच्छा, डेटाबेस कनेक्शन के साथ मुख्तलिफ तरीके वो बता रहे हैं। रिपॉजिटरी पैटर्न को भी मैं फॉलो करूँगा। रिपॉजिटरी पैटर्न के थ्रू उसमें फिर एंटिटीज़ होती हैं, और एंटिटीज़ के अंदर फिर मज़ीद अच्छा, अभी मैं स्वैगर को भी साथ चेक कर लूँ। स्वैगर के साथ चेक करके एक दफ़ा मैं नेस्टजेस को स्टार्ट कर दूँ, और देन आई विल कनेक्ट विद द डेटाबेस, और डेटाबेस के अंदर मैं टेबल्स वगैरह तब क्रिएट करूँगा। नेस्टजेस स्वैगर, इसके अलावा भी वो बूटस्ट्रैप करने के लिए मैंने इंस्टॉल किया है। वंस द इंस्टॉलेशन प्रोसेस इज कंप्लीट, ओपन द main.ts फाइल एंड इनिशियलाइज स्वैगर यूजिंग द स्वैगर मॉड्यूल क्लास। तो main.ts यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, बूटस्ट्रैप फंक्शन के अंदर ये सारा काम करना होगा। async फंक्शन बूटस्ट्रैप नेस्ट फैक्ट्री डॉट क्रिएट ऐप मॉड्यूल ऐप डॉट लिसन 3000 पे बैकएंड को हम चलाएंगे, तो आई थिंक हमारा फ्रंट एंड भी 3000 पे ही चल रहा है एज फार एज आई रिमेंबर। यस, इट इज़ रनिंग ऑन 3000। तो बैकएंड के लिए हमें इसकी ऐप चेंज करना होगी, मे बी 3001। तो अभी के लिए इसको कॉपी करके ये इस वाले से रिप्लेस कर दें। नेस्ट फैक्ट्री डॉट क्रिएट ऐप मॉड्यूल कॉन्फ़िग न्यू डॉक्यूमेंट बिल्डर को इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम नेस्टजेस स्वैगर। सेट टाइटल हम क्या देने देंगे, टाइटल होगा टू यूज बैकएंड। डिस्क्रिप्शन में क्या दे देता हूँ, टू डूज आर ऑसम टू प्लान योर डे। सेट वेरिएंट 1.0 ऐड टैग टू डूज डॉट बिल्ड। स्वैगर मॉड्यूल को भी इंपोर्ट किया जा सकता है फ्रॉम नेस्टजेस स्वैगर क्रिएट डॉक्यूमेंट ऐप कॉन्फ़िग सेटअप एपीआई ऐप डॉक्यूमेंट, और पोर्ट में इसकी चेंज कर देता हूँ टू 3001, एंड आई थिंक आई एम गुड टू गो नाउ। और उसके बाद npm रन, आई थिंक बाकी नीचे फास्टिफाई के बाकी ऑप्शंस दे रहे हैं, एंड आई थिंक आई एम गुड टू गो विद द बेसिक सेटअप ऑफ स्वैगर। तो अब आई थिंक मुझे स्टार्ट करना चाहिए विद द कमांड npm run start colon dev, start colon dev।
फिंगर्स क्रॉस्ड। देखो क्या होता है। डेप्लीकेशन वार्निंग एक दे रहा है, गेट म्यूटेबल क्लोन हैज़ बीन डेप्लीकेटेड सिस ये किसके अंदर वार्निंग है। चलो वार्निंग को तो एक दफ़ा फुली इग्नोर करो। नेक्स्ट एप्लीकेशन सक्सेसफुली स्टार्टेड ऑन 3001, तो यहाँ पे चेक कर लिया जाए। 3001:API, तो ये हमारा टूडूज का बैकएंड चल चुका है ऑन स्वैगर। और अभी इसके अंदर चेक टाइटल टूडूज डिफ़ॉल्ट के अंदर अभी क्या है, एक ही हमारे पास, क्या हमारे पास कोई अभी एंड पॉइंट है। आई थिंक रिस्पांस में हेलो वर्ड आया है, क्योंकि आई थिंक हमारे पास कोई अभी एंड पॉइंट है ही नहीं है। तो डीबी के साथ कनेक्शन अभी बैकएंड पे भी कोई चेंज हमारे पास नहीं आया होगा, क्योंकि वी डोंट हैव एनी टेबल राइट नाउ। तो अभी हम बैकएंड की थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं डीबी में। वो बैकएंड पे रिपॉजिटरी पैटर्न को हमने फॉलो करना है। एंटिटीज रिपॉजिटरी पैटर्न में क्या होता है, टाइपओरम सपोर्ट्स द रिपॉजिटरी डिज़ाइन पैटर्न, सो ईच एंटिटी हैज़ इट्स ओन रिपॉजिटरी। ईच एंटिटी मतलब एक टेबल। और हमारा क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो नहीं है, तो इसके अंदर एक ही एंटिटी होगी एंड दैट एंटिटी विल बी टू डूज। उस एक ही टेबल होगा, एक ही एंटिटी होगी। टाइपओरम साइड पे उसको हम एंटिटी कहेंगे, एंड on the database side that will be called a table. These repositories can be obtained from the database data source. To continue the example, we need at least one entity. Let's define the user entity। जिस तरीके से वो बनाते हैं, तो इसी तरीके से हम बना देंगे। एंटिटी बेसिकली टाइपओरम साइड का ही कॉन्सेप्ट है, वो नेस्टजेएस का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वो फर्दर टाइपओरम पे मूव करने को कह रहा है कि अगर आपने एंटिटीज़ के बारे में फर्दर लर्न करना है तो फिर। तो इसी तरीके से इसको कॉपी करने का ऑप्शन ही देता क्या ये, कोई नहीं, इसी तरह ही कॉपी कर लें। और सबसे पहले मैं एक यहाँ पे एंटिटी बनाता हूँ ऑन द app.module.ts, app.service.ts। सर्विस की तो आई थिंक हमें ज़रूरत नहीं होगी। क्या मुझे टू डूज़ का एक अलग मॉड्यूल बनाना चाहिए कि नहीं। अच्छा, नेस्टजेएस के आगे हम ये फर्दर मूव कर जाएंगे, लेकिन आई थिंक अभी हमें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। मॉड्यूल बेसिकली क्या होते हैं कि एक मॉड्यूल होता है, उस मॉड्यूल के अंदर फिर फर्दर कंट्रोलर्स और प्रोवाइडर्स होते हैं। ये कॉन्सेप्ट एंगुलर में भी होता है, और इसी तरह नेस्टजेएस और एंगुलर में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होते हैं, तो नेस्टजेएस के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट है। तो आई एम थिंकिंग कि हम नेस्ट टू डूज़ का मॉड्यूल आई थिंक एक दफ़ा इसी तरह ही चलना चाहिए, ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स ना करें तो बेहतर है। तो यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लें, टू डूज़ डॉट, अच्छा वो सिंगल यूज़ कर रहा है नेम, तो आई थिंक सिंगल ही यूज़ करना चाहिए। टू डू डॉट entity.ts सिंगल यूज़ कर लेते हैं, और इसको मैं नाम दे देता हूँ टू डू। और इसके अंदर प्राइमरी आईडी होगा, और इसके अलावा हमारे पास क्या होगा, टाइटल होगा, दैट्स इट। ये दो चीज़ें होंगी, इतना सिंपल लेके रखें उतना बेटर है, आईडी और टाइटल। और उसके बाद द यूज़र एंटिटी फाइल सिट्स इन द यूज़र्स डायरेक्टरी। The directory contains all files related to the user's module. You can decide where to keep your model files. However, we recommend creating them near their domain. The corresponding module directory to
इंसर्टिंग इट इनटू एंटिटीज अरे। अच्छा, अभी वो ये कह रहा है कि एंटिटी हमने क्रिएट कर दी है, लेकिन टाइप और एम को भी इस एंटिटी का पता नहीं है। तो टू लेट टाइप और एम नो, इस एंटिटी को हमने इस एंटिटीज़ की अरे में हमें रखना होगा। तो वो हम कर देते हैं, रख देते हैं। इसके अलावा अभी मैं फर्दर सोच हो रहा हूँ कि रिपॉजिटरी किस स्टेज पे क्रिएट करनी है। एंटिटी हमने क्रिएट कर दी है। now inserting into the entities array in the module for root method options unless you use a static globe path। ओके, रिपॉजिटरी एंटिटीज हमने क्रिएट कर दी। और इसके अलावा नाउ लेट्स लुक एट द यूजर्स मॉड्यूल। और यूजर्स मॉड्यूल, अच्छा वो अभी जो तरीका कर रहा है वो ये कर रहा है कि मेन ऐप के अंदर उसने एंटिटी तो रखवा दिया है, लेकिन वो यूज़र्स मॉड्यूल एक नया बना रहा है। और उस यूज़र्स मॉड्यूल के अंदर यूज़र सर्विस है, यूज़र्स कंट्रोलर है, और उसने वो एंटिटी वहाँ पे यूज़र्स मॉड्यूल के अंदर भी रखवाई है। यूज़र्स मॉड्यूल के अंदर टाइप और है मॉड्यूल डॉट फॉर फीचर, और इसके अलावा ऐप मॉड्यूल के अंदर भी रखवाई है। एंड देन फर्दर यूज़र्स सर्विस के अंदर वो एंड पॉइंट्स फंक्शंस बना रहा है। This module uses the for feature method to define which repositories are registered in the current scope. That in place, we can inject the user's repository into the user's service। अच्छा, उसने users repository भी बना दी है। users module.ts type module for feature user repository किधर है भाई? reputed module relations, to load entities, separating entity definition, टाइप और एम ट्रांजैक्शन। अच्छा, ये तो फर्दर कॉन्सेप्ट्स पे मूव कर गया है। लुकिंग फॉर द रिपॉजिटरी। तो आई थिंक अभी मुझे भी क्या करना चाहिए, टाइप और एम रिपॉजिटरीज वाली साइड पे मूव कर जाना चाहिए। अच्छा, आई थिंक मुझे टू डूज़ का मॉड्यूल क्रिएट करना चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, ऑब्वियसली अभी भी ये नेसेसरी नहीं है टू डूज़ का मॉड्यूल क्रिएट करना, बट व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि एक दफ़ा नेस्टजेस की डॉक्यूमेंटेशन अगर यूज़र्स का मॉड्यूल क्रिएट करने का जो वो एग्जांपल दे रहे हैं उसमें अगर वो यूज़र्स का मॉड्यूल क्रिएट करने का कह रहे हैं तो आई शुड डू द सेम। तो करने में हर्ज कोई नहीं, एक दफ़ा वो कर लेते हैं हम फिर, एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड, क्योंकि यही बेस्ट प्रैक्टिस है फॉर व्हाट आई एम थिंकिंग। तो इस सोर्स के लिए क्या होगा, सोर्स के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं टू डूज़ का, और इस टू डूज़ के फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल होगी टू डूज़ डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस। और what I will do is I will move this entity file through here to this update imports, or update automatically imports को भी अपडेट एंटिटी क्रिएट होगी, मॉड्यूल क्रिएट हो गया, एंड मॉड्यूल इज़ एम्प्टी। तो जिस तरीके से ये मॉड्यूल की यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको यूज़र्स मॉड्यूल के बजाय टू डूज़ मॉड्यूल, और इसकी बजाय मैं कह देता हूँ टू डू import from to do dot entity। मॉड्यूल और मॉड्यूल क्रिएट हो गया है, और व्हाट आई नीड टू डू राइट नाउ इज़ के एंटिटीज़ तो हमने यहाँ पे बता दी हैं, लेकिन इस मॉड्यूल को अब यहाँ पे ऐप मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि
एक रूट स्ट्रक्चर होता है। ऐप मॉड्यूल सबसे मेन रूट मॉड्यूल होता है और इसके इंपोर्ट्स के अंदर फर्दर मॉड्यूल्स होते हैं एंड देन दिस ट्री गोज़ ऑन एंड ऑन। तो यहाँ पे अब मैं टू डूज मॉड्यूल को मुझे इंपोर्ट करना होगा। इसको इंपोर्ट कर दिया है और अब टू डूज मॉड्यूल के अंदर मैं फर्दर कंट्रोलर्स और सर्विसेज बनाऊंगा। कंट्रोलर्स भी बनाने की ज़रूरत होती है, कंट्रोलर्स और प्रोवाइडर्स फॉर फीचर टू डू। अच्छा, जिस तरीके से मैं रिपॉजिटरी पैटर्न को फॉलो करना चाह रहा हूँ तो उसके अंदर क्या होता है, रिपॉजिटरी पैटर्न के अंदर एक मल्टीपल एंटिटीज़ होती हैं विद इन वन रेपो, तो रिपॉजिटरी भी जिसको हम कह सकते हैं। तो एक यहाँ पे अब मैं टू डूज़ की सर्विस भी बना दूंगा, टू डूज़ का कंट्रोलर भी होगा ऑब्वियसली। पहले टू डूज़ डॉट कंट्रोलर डॉट ts एंड देन आई विल हैव टू डूज़ डॉट सर्विस डॉट ts। तो कंट्रोलर की फाइल भी अगर यहाँ पे कोई एग्जांपल में है तो आई कैन कॉपी दैट वन, अगर नहीं है तो इट्स नॉट अ बिग इशू, आई विल क्रिएट वन। यहाँ पे तो नहीं है कोई, तो मुझे खुद ही ये क्रिएट करना पड़ेगी, ज़्यादा कॉपी पेस्ट भी अच्छा नहीं होता। और कंट्रोलर्स की करे यहाँ पे हो कि सबसे पहले मैं क्रिएट ही कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। एक्सपोर्ट क्लास टू डूज कंट्रोलर, और टू डूज का कंट्रोलर क्रिएट करने के बाद अच्छा, टू डूज का कंट्रोलर क्रिएट करना है। अच्छा, इसमें ज़रूरी ये है कि अब ये तो एक सिंपल क्लास है फॉर मी, सिंपल टाइप स्क्रिप्ट की क्लास है। अब नेस्ट जेएस को किस तरीके से पता है कि ये एक कंट्रोलर है? फॉर दैट व्हाट आई नीड टू डू इज़ के डेकोरेटर यूज़ करना पड़ेगा कंट्रोलर का, CONTROLLER। अब ये उसने कंट्रोलर इंपोर्ट कर लिया है फ्रॉम नेस्टजेस कॉमन। नाउ नेस्टजेस नोज दैट दिस इज़ अ एक कंट्रोलर, और इसके अंदर अब हम एक सिंपल कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, कंस्ट्रक्टर जो कि उसका टाइप स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, और इसमें हम सिंगलटन पैटर्न को यूज़ करते हुए टू डूज़ की सर्विस को इंपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी सर्विस तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो सबसे पहले फिर एक सर्विस भी क्लास क्रिएट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट क्लास टू डूज़ सर्विस, और सर्विस के अंदर वो हम रिपॉजिटरी पैटर्न को यूज़ करेंगे जिस तरह ये एंटिटी मॉड्यूल के, और यहाँ पे मॉड्यूल के अंदर फॉर फीचर ये एंटिटी क्रिएट होगी मॉड्यूल, और उसके बाद ये सर्विस का तरीका। सर्विस के अंदर बेसिकली क्या होगा, दिस मॉड्यूल यूजेस द फॉर फीचर मेथड डिफाइन which repositories are registered in the current scope. With that in place, we can inject the user's repository into the user service. अच्छा, वो कह रहा है कि मॉड्यूल के अंदर अब उसी तरह हम करेंगे टाइप टू डूज़ के मॉड्यूल के अंदर हम टू डूज़ की एंटिटी को हम इस तरीके से करेंगे। इस टाइप और मॉड्यूल को हम बेसिकली हम इस तरीके से बताते हैं फॉर फीचर वाले फंक्शन को यूज़ करते हुए कि ये हमारी एंटिटी है, और फिर उसके बाद इस एंटिटी को बेसिकली टाइप और को पता होगा कि कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं, तो तभी वो उन एंटिटीज़ के अगेंस्ट डेटाबेस में उनके टेबल्स क्रिएट करेगा। तो जो भी और इसके अलावा फिर सर्विसेज के अंदर क्या होगा, सर्विसेज के अंदर ये यूज़र्स की सर्विस है, उसके अंदर हम यहाँ पे अपनी रिपॉजिटरी को इंजेक्ट कराएंगे। जिस तरीके से मैंने पहले बताया है कि हर एंटिटी के हर मल्टीपल एंटिटीज़ के अगेंस्ट
एक सिंगल रिपॉजिटरी होगी या एक मिनिमम ऑफ वन एंटिटी होनी चाहिए इन ईच रिपॉजिटरी। तो मल्टीपल एंटिटीज़ को मिला के एक रिपॉजिटरी बनती है, और वो हम रिपॉजिटरी अब इस सर्विस में हम इंजेक्ट करवाएंगे। और फिर हम जो भी हमने अपने डेटाबेस पे जो भी फंक्शनैलिटीज़ अप्लाई करनी है वो इस हम डायरेक्ट एंटिटीज़ पे नहीं करेंगे। ये मेन कॉन्सेप्ट होता है कि वो हमने डेटाबेस पे जो भी इम्प्लीमेंटेशंस करनी है, जो भी फंक्शनलिटीज़, क्रिएशंस, अपडेशंस, डिलीशंस अप्लाई करनी है, वो हम इस एंटिटी रिपॉजिटरी के थ्रू करेंगे। वो हम डायरेक्ट एंटिटीज़ पे नहीं करेंगे। और तो अभी हम यही करते हैं कि कंस्ट्रक्टर सबसे पहले बना लेते हैं। ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इंजेक्ट रिपॉजिटरी को मैं नेस्टजेस टाइपओरम से इंपोर्ट करवा लूँगा, और एंटिटी कौन सी होगी, टू डू की एंटिटी होगी। अब ये रिपॉजिटरी इंजेक्ट रिपॉजिटरी इसके अगेंस्ट बेसिकली होता क्या है, नेस्टजेस बिहाइंड द सीन्स एक रिपॉजिटरी क्रिएट करता है और वो रिपॉजिटरी यहाँ पे इंजेक्ट करवा देता है। तो ये सिंगलटन पैटर्न यूज़ हो रहा है। सिंगलटन पैटर्न के थ्रू अब नेक्स्ट जे अब यहाँ पे जितनी दफ़ा भी मैं इस क्लास का को क्रिएट करके मैं इस टू डू सर्विस की क्लास को यूज़ करते हुए इसका कोई इनिशिएट करूँगा इसको, तो हर दफ़ा नेस्टजेएस एक ही मुझे एंटिटी रिपॉजिटरी रिटर्न करेगा। ये नहीं है कि वो हर दफ़ा एक नई क्रिएट करके रिटर्न करता है। वो फर्स्ट टाइम वो चेक करता होगा बिहाइंड द सीन्स कि अगर ऑलरेडी रिपॉजिटरी एग्जिस्ट करती है तो वो वाला रिटर्न कर देता होगा, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती तो वो क्रिएट करता होगा, और क्रिएट करने के बाद वो इसको रिटर्न कर देता है। दैट्स द सिंपल प्रोसीजर। तो रिपॉजिटरी क्रिएट हो गई, और इसको मैं रिपॉजिटरी को भी इंपोर्ट करवा दूँ फ्रॉम टाइपओरम, और ये एंटिटी का नाम मैं अपडेट कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ टू डूज रिपॉजिटरी, जो कि एक इस क्लास का प्राइवेट मेंबर वेरिएबल है। और इसके अलावा ये फाइंड ऑल का फंक्शन भी मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। टू डूज रिपॉजिटरी डॉट फाइंड, इनको मैंने तो फाइंड ऑल का फंक्शन भी कॉल हो गया। और अब इस सर्विस को मैं कंट्रोलर में यूज़ कर लूँगा। टू डूज सर्विस ऑफ टाइप टू डू सर्विस, और अब इस सर्विस को मैंने इस कंट्रोलर में यूज़ करना है, और कंट्रोलर के अंदर बेसिकली तमाम एंड पॉइंट्स होते हैं। तो माय फर्स्ट एंड पॉइंट विल बी गेट, जो कि मैं करूँगा राउट हैंडलर मेथड रिक्वेस्ट error दे रहा है। इसको इंपोर्ट करने को अनेबल टू रिजॉल्व सिग्नेचर ऑफ प्रॉपर्टी डेकोरेटर व्हेन कॉल्ड एज एन एक्सप्रेशन। Nestjs गेट रिक्वेस्ट में कोई एग्जांपल देख लूँ कंट्रोलर्स की। कंट्रोलर्स में बेसिकली क्या है, गेट और उसके बाद फाइंड ऑल। नीचे फंक्शन, अब जब भी ये गेट वाला फंक्शन कॉल होगा तो नीचे ये वाला फंक्शन फाइंड ऑल। रिटर्न टाइप मैंने इसकी मेंशन नहीं की, और यहाँ पे
इसको एसिंक में कह देता हूँ, एसिंक, फिर नीचे अवेट दिस डॉट टू डू सर्विस डॉट फाइंड आउट। अब ये इसके थ्रू बेसिकली क्या होगा, जब ये गेट का फंक्शन कॉल होगा, गेट डेकोरेटर, डेकोरेटर बेसिकली एक एंड पॉइंट है। जिस तरीके से हमारे पास गेट ये एच का मेथड है गेट, और पोस्ट मेथड होता है, इसी तरह पुट मेथड होता है, डिलीट मेथड होता है। ये गेट मेथड बेसिकली क्या करेगा, इसको मैं कोई गेट ऑल भी इस तरीके से भी कह सकता हूँ। अभी बेसिकली अगर मैं ऑल नहीं लगाता तो अभी हमारे पास इस एंड पॉइंट का यूआरएल क्या बनेगा, वो इट विल बी समथिंग लाइक दैट, http लोकल के लिए लोकल होस्ट कॉलन 3001 पे ये चल रहा है, और सिंपली ये इसका मेथड होगा। और जब ये एंड पॉइंट कॉल होगा तो हमारे पास ये इसको हम पोस्टमैन से या स्वेगर के थ्रू जहाँ से भी रन करेंगे, इसको हिट करेंगे इस एंड पॉइंट को, तो हमारे पास ये वाला एंड पॉइंट कॉल होगा और उसके अगेंस्ट ये वाला फंक्शन चलेगा, और ये फंक्शन फिर फर्दर फाइंड ऑल टू डूज़ के फाइंड ऑल को फंक्शन को कॉल करेगा, और ये फाइंड ऑल को फंक्शन रिपॉजिटरी के थ्रू डेटाबेस के अंदर से तमाम फाइंड लेके आएगा। ये फाइंड का फंक्शन जो है ये बेसिकली टाइपोआरएम के अंदर ये मेंशन्ड है, और टाइपोआरएम के अंदर इसकी डेफिनेशन है, ये टाइपोआरएम रिपॉजिटरी डॉट फाइंड बेसिकली ये क्या करेगा, इस रिपॉजिटरी किस चीज़ की है, ये रिपॉजिटरी बेसिकली इस टू डू एंटिटी की है। इस रिपॉजिटरी के अंदर एट इस टाइम एक सिंगल एंटिटी मौजूद है, वो टू डू की एंटिटी है, और इस टू डू की एंटिटी के अंदर आईडी और टाइटल है। अब बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम नेस्टजेस को ये इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो वो तमाम एंटिटीज़ लेगा। नेस्टजेस को कहाँ पता है कि ये तमाम कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं, हमने ऐप डॉट मॉड्यूल के अंदर ये एंटिटीज़ यहाँ पे उसे बताई हुई हैं। वो इन तमाम एंटिटीज़ को लेता है और देखता है कि डीबी के अंदर अगर ये एंटिटीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब डीबी के अंदर ये टेबल्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो डीबी के अंदर उन टेबल्स को क्रिएट कर देता है। और जब वो टेबल्स क्रिएट हो जाते हैं तो उसके अंदर अगर वो ऑलरेडी टेबल्स एग्जिस्ट करते होते हैं तो देन नेस्टजेस डूज नथिंग, तो फिर वो दोबारा उन टेबल्स को क्रिएट नहीं करता है। तो इस हिसाब से ये सारा स्ट्रक्चर होता है कि वो अब उन सर्विसेज के अंदर से और फिर जब ये फंक्शन कॉल होगा तो उन्हीं टेबल्स के अगेंस्ट अगर कोई डाटा फाइंड है तो क्योंकि इस फाइंड के अंदर कोई हमने कंडीशन नहीं दी हुई है, तो वो क्या करेगा, वो तमाम टेबल का डाटा उठाएगा और यहाँ पे रिटर्न कर देगा इन द फॉर्म ऑफ जेसन, जेसन के फॉर्म के अंदर। तो ये सारा प्रोसीजर है। तो अभी आई थिंक शुड ऑल कर देना चाहिए, तो अब इसका पाथ जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ये इस एंड पॉइंट का पाथ हो जाएगा। अभी ये इसको रन कर दिया उसने, मैंने सेव किया, उसने रन कर दिया, कोई एरर नहीं आया। एंड नाउ अब ये रन हो गया है ना, अभी मैंने इस एंड पॉइंट को हिट नहीं किया, लेकिन आई एम थिंकिंग कि उसने इस एंटिटी के अगेंस्ट एक टेबल क्रिएट कर दिया होगा इन द डीबी। अभी मैं डीबी वर पे आता हूँ, मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ और टेबल्स के अंदर एक टेबल क्रिएट हो चुका है विच ऑब्वियसली वुड बी एन एम्प्टी टेबल। टेबल क्रिएट हो चुका है, और अब मैं अगर स्वेकर पे आता हूँ और इसको हिट करता हूँ, यहाँ पे मैं रीलोड करूँ तो गेट हमारा एक ही एंड पॉइंट है, इट शुड बी गेट ऑल। अभी भी हेलो वर्ल्ड क्यों कह रहा है, हेलो वर्ल्ड तो इसको अब नहीं कहना चाहिए ना, मॉड्यूल टू डूज मॉड्यूल। अच्छा यहाँ पे तो मैंने बताया ही नहीं है ना, ऐप मॉड्यूल के अंदर तो मैंने इसको कर दिया, अभी इस मॉड्यूल के अंदर भी तो मैंने कंट्रोलर्स कौन से हैं हमारे, एक तो ये था टू डूज
कंट्रोलर और सर्विसेज हमारी कौन सी थी, टू डूज सर्विस। और इस मॉड्यूल को मैं अब टाइपोरम मॉड्यूल को एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ यहाँ से। और ठीक है, अब मैं अगर एक्सपोर्ट करता हूँ तो एरर तो नहीं आया, यहाँ कोई एरर नहीं है। और अब अगर मैं रीलोड करूँ तो अब ये दो हमारे एंड पॉइंट्स आ गए हैं। एक तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो स्वैगर की तरफ से आ रहा है, हेलो वर्ल्ड वाला एंड पॉइंट, ये वो है। और ये दूसरा एंड पॉइंट है हमारे वाला गेट ऑल वाला, जिसमें अभी ऑल रिटर्न हुआ है, ये एंड पॉइंट रिटर्न हुआ है। और सर्वर रिस्पॉन्स में 200 आया, कनेक्शन की अलाइव कंटेंट लेंथ। और लेकिन एम्प्टी अरे कहाँ पे हमारे पास शो हो रही है। बेसिकली स्वैगर बिहाइंड द सीन्स कर्ल को यूज़ करता है, कर्ल के थ्रू इन तमाम एंड पॉइंट्स को वो रन करता होता है। गेट http through all except all 3001 all server response keep alive content length date keep alive x powered by। मैं अगर db में कुछ हार्ड कोडेड डाटा दे दूं, id तो ऑटो इंक्रीमेंट है, टाइटल में अगर मैं एक टेस्ट डाटा दे दूं, ये मुझे डाटा क्रिएट क्यों नहीं करने दे रहा। अच्छा, यहाँ से ये प्लस पे क्रिएट करना है। एंड नाउ फर्स्ट टू डू, ये एक मेरा फर्स्ट टू डू क्रिएट हो गया है। और अब मैं अगर इसको हिट करूँ वंस अगेन, मेरे पास अभी भी कुछ भी नहीं रिटर्न आया। आई थिंक आई नीड सम अपडेशंस हेयर। async get all async find all की ना मुझे आई थिंक डेफिनेशन थोड़ा अपडेट करना पड़ेगी। कंट्रोलर्स के अंदर क्लाइंट साइड कंट्रोलर HTTP रिक्वेस्ट, ये फाइंड ऑल फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा प्रॉमिस। और प्रॉमिस कब रिजॉल्व होगा, व्हेन वी विल हैव array of to do's। प्रॉमिस रिटर्न करेगा और फाइंड ऑल ऑफ टाइप टू डू अरे रिटर्न करेगा। और यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, a function whose declared type is neither void nor any must return a value। अच्छा, यहाँ से हम रिटर्न नहीं कर रहे, रिटर्न this dot to expression expected। अच्छा, वेट बाद में आना है, रिटर्न वेट this dot to do service dot find all। now I think I am good to go। ये फंक्शन पहले मैं यहाँ से कुछ वैल्यू रिटर्न ही नहीं करवा रहा था, तो ये मेन रीज़न थी। अब मैंने इसकी रिटर्न टाइप प्रॉपरली मेंशन्ड की है, तो मुझे इशू का पता चला कि मैं यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं करवा रहा। तो टाइपोआरएम के स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने का ये फ़ायदा होता है कि हमें एरर्स नज़र नहीं आ रहे थे हमें वो भी पता चल जाते हैं, लाइक यूजिंग टाइप्स या यूजिंग रिटर्न टाइप्स वगैरह वगैरह। तो अब मैं अगर यहाँ से रीलोड करूँ,
ओके, ये हमारे पास एक वैल्यू रिटर्न हो चुकी है। सो हमारा अब स्वैगर भी बिल्कुल सही काम कर रहा है। और इसके अलावा अब हम फर्दर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं कि टू डूज़ का पहले तमाम क्रड की इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और स्वैगर के थ्रू उसकी टेस्टिंग करेंगे, और उसके अलावा उसके बाद फिर हम इस बैकएंड को फ्रंट एंड से उसका मीटअप करवाएंगे और फिर फ्रंट एंड के थ्रू बैकएंड की इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे साथ। सो we'll continue these all things in the next video. Take care. Take care.